अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 2-3 आम इश्यूज़ हैं, मैं चाहूँगा जिन पर हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त जो बाइडन अमरीकी सदर का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त मौसूल हुआ है जिसमें अहम चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दिस इज़ द हाईलाइट। और फिर ख़ित्ते के दीगर मसाइल और चैलेंजेस के हवाले से भी कुछ बातचीत है और किस तरह सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है, इन बातों पर जोर दिया गया। एक रस्मी ख़त है जो अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को आया है। जब 23 से 24 दिन हो गए उनको हुकूमत फ़ॉर्म किए हुए, मुख्तलिफ़ ममालिक से मुबारकबादें उनको मौसूल होती रहीं। अमेरिका का ख़त हमेशा से ही हमारे लिए ख़ासी अहमियत रखता है। माजी में भी आपको याद होगा कि जो बाइडन के टेलीफोन कॉल के लिए बहुत इंतज़ार रहा था। फिर अमेरिका किसके साथ कितनी बात कर रहा है और किस हद तक एक्सेप्ट कर रहा है। अभी एक तरह से एक्सेप्टेंस है ऑफ द न्यू फॉर्म्ड गवर्नमेंट, जबकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ खासा एक मौक़िफ़ जो रहा कि दुनिया ना तस्लीम करे इन इलेक्शंस को, IMF तक बात पहुंचाई गई, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो कबूलियत है वो हमें होती हुई आलमी सतह पर नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में एक तो हम इस मामले पर बात करें, इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का चीफ़ जस्टिस को ख़त, उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब का उनको बुलाना और इंडिविजुअली एक एक की शिकायत सुनना, बात करना और फिर उसके बाद उनका वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास जाना और उसके बाद एक एलामिया है जो कल के दिन में हमने देखा सामने आया है। एक बड़ी करेज का मुज़ाहरा इन 6 जजेस की जानिब से, और उन्होंने कहा गया कि मुदाखलत है उनके काम में और ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने भी इस मामले पर एक्शन लिया, लेकिन ये अभी इसको किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। अभी जो कमीशन फॉर्म होना है दैट्स स्टिल पेंडिंग, और वो किस तरह का कमीशन फॉर्म होगा और उसमें क्या चीज़ें होंगी ये देखना है। बहरहाल ये 6 जजेस का ख़त, बहुत से क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर सारे मामले पर सामने आते हैं। और फिर हाल ही में जब हमने देखा कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब वाले मामले पर भी एक फ़ैसला आया कि वो रिटायर्ड तो हो चुके थे, लेकिन उनको उनकी जज की हैसियत को बहाल किया गया कि वो रिटायर्ड जज तस्वर होंगे। फिर जो बाकी उनकी मरात और पेंशन है उसकी बहाली का अहकामात भी जारी किए गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त हम देख रहे हैं कि अगर अदल व इंसाफ होगा, अदलिया मजबूत होगी, खड़ी होगी, किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करेगी, मेरिट पर फैसले होंगे, तो यकीनन बहुत सारे मामलात मुल्क में बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये जो करेज शो की गई है ये किसी अंजाम को पहुँचेगी और इन्हीं जजेस के होते हुए, इन सर्विस होते हुए पहुँचेगी, या ये मामला तूल पकड़ जाएगा। मैं चाहूँगा प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करें। और इसके साथ साथ एक और मामला जो गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था, एक बड़ी अजीब बात है कि जो हमने देखा कि मुश्तरका मफादात कौंसल में सबसे पहले जब पार्लिमानी कमेटियाँ तश्कील पाईं तो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने पास मामला रख लिया। फिर उसके बाद ये अगले ही दिन 24 घंटों में रिवर्स किया, फिर वज़ीर ख़ज़ाना को दे दी इसकी सरबराही, और अब फिर दोबारा वज़ीर ख़ारजा को तजर्बे की बुनियाद पर ये मामला उनके हवाले कर दिया गया है। और तो समझ नहीं आ रहा कि ये फ़ैसले मौजूदा हुकूमत कर रही है, सोच विचार के साथ कर रही है, किसी दबाव में कर रही है और फिर दबाव को डील करते हुए उन्हें तब्दील कर रही है। ये इस वक्त की एक सारी सूरत हाल है। मैं चाहूँगा इस तीसरे मामले पर भी हम प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं इसार राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, माहिर कानून हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आगा इकरार हारून साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। इसार राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, अमरीका बहादुर से ख़त आया है जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? अब तो ये एक अप्रूवल अमेरिका से भी हो गई आपकी इस गवर्नमेंट इन इलेक्शंस की, इसको तस्लीम करने की और मिलकर चैलेंजेस को निमटने की, क्या राय होगी इस पर आपकी? मैं समझता हूँ कि भाई हमें तो बतौर कौम कोई जश्न मनाना चाहिए, कोई छुल्ली पटाखे चलाने चाहिए। और क्या कहते हैं, आज हमारे चौधरियों ने अपने कमियों को याद कर लिया है, ख़त लिखा है। मैं तो समझता हूँ कि अगले 2 दिन की छुट्टियाँ दे देनी चाहिए कौम को, अगले ताकि 2 दिन वो हफ्ता इस इतवार है, वैसे ही अजीम छुट्टी है ख़त की राना साहब, जो है खुशी के सम्राट सारे जो हैं इंजॉय कर सकें। मैं तो मुझे दुख होता है अपनी हालत ज़ार के ऊपर कि एक ख़त उसने हमें लिख दिया, हमारी हेडलाइंस हो गई, हमारे अखबारात की मेन सुर्खियाँ हो गई। भाई क्या हो गया, रियासतों के दरमियान एक दूसरे को मुबारकबाद के ख़त लिखे जाते रहते हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि
अब चौधरी अगर किसी कमी के घर आके हालचाल पूछ रहे हैं तो बात तो बड़ी है, तो इस पे हमें जश्न मनाना चाहिए। और फिर एक ऐसा चौधरी जिसने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर यही रफड़ पड़ा रहा कि उसने एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं किया, और हम इस पे ही ताने देते रहे अपने वज़ीर आज़म को कि छड़ यार तेन तो फ़ोन भी नहीं कर रहा, जैसे कि उसका फ़ोन करना हमारे किसी अजमत की या हमारे किसी मोतबर होने की निशानी है। तो इन हालात में जब हमने अमेरिका को अपना सब कुछ मान ही लिया है, हम उसे आका कहते हैं, अपना वो हमारा पालने वाला है, हमें टुकड़े डालता है, तो उस खत पे मुझे भी इतनी खुशी है, सर फखर से मेरा बुलंद हो गया है कि चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अमरीक बहादुर ने हमें याद किया। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे आटा भी सस्ता होगा, घी चीनी भी सस्ती होगी, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा 60 रुपये जो होने जा रहा है, और बिजली के बिल भी नीचे आ जाएंगे। एक अच्छा इकदाम है, अल्लाह का शुक्र है। राइट राना साहब, पॉइंट आ गया आपका। आगे इकरार हारून साहब, आप कैसे देख रहे हैं अभी जिस तरह से राना साहब ने एक बात की, ये हम तो नहीं ताने देते रहे, ये तो खुद वो हर वक्त इस रिग्रेट का इजहार करते थे, पछताते थे, तड़पते थे कि जी मुझे कॉल नहीं आ रही अमेरिका से, बाइडन साहब नहीं रब्ता कर रहे, नहीं पूछ रहे। ये हम तो नहीं कहते थे, तो वो खुद कहते थे हम तो। आपने कोई ताना दिया था उस वक्त, या आप इस बात का तज़किरा करते थे? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अरसलान साहब, वो खुद ही उनको बहुत दुख था इस बात का, और वो दुख इतना ज़्यादा था कि वो एग्रेशन में आके उन्होंने अमेरिका के ऊपर हल्ला ही बोल दिया था, और जिसका नुकसान पाकिस्तान तो के साथ तो हुआ ही हुआ, उनको भी हुआ। देखिए, बात राणा साहब की भी ठीक है। हम जो साउथ एशियन डीएनए है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चौधरी अगर हमारा नाम पूछ लेना जी आगा साहब कैसे ने, तो वो नशा मुझे रहता है एक हफ्ता कि जी चौधरी साहब ने मैंने पूछा सी। बात राणा साहब की भी ठीक है, लेकिन बात तो रसवाई की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हकीकतें देखी जाएं, वो ये है कि दुनिया की जितनी भी मैनिपुलेशन अमेरिका कर सकता है अकेला, तो पूरी दुनिया मिलकर इकट्ठी नहीं कर सकती है। मीडिया उनके हाथ में है, नैरेटिव वो बनाते हैं, आईएमएफ उनके मुताबिक चलता है, वर्ल्ड बैंक उनके मुताबिक चलता है, नेटो उनके मुताबिक चलती है। पी अपना ये P5 में से 2 निकाल दें सिर्फ आप, रशिया और चाइना सब उनके साथ है। वो जो फैसला करते हैं, चाहे वो जीएसपी हो, चाहे वो ग्रे लिस्ट हो, चाहे वो ब्लैक लिस्ट हो, हर चीज़ जो है उनके हाथ में है, कंट्रोल में है। और तो फिर इसलिए उनका आप कह सकते हैं कि उनकी उनकी आशीर्वाद हमारे लिए एक लाइफ लाइन के तौर पे होती है। कि दुरुस्त कह रहे हैं राणा साहब कि इस खत से चीनी, यानी कि उन्होंने तो सार्केस्टिक बात की, मुझे पता ना चीनी सस्ती होगी ना पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन महंगा भी शायद उस तरह ना हो जिस तरह हो सकता है, क्योंकि आईएमएफ टोटली उनके हाथ में है। और अगर आईएमएफ को आपको ट्रांच नहीं देता है, तो आपके शदीद करीबी तरीन दोस्त जो हैं वो भी आपको बेनिफिट फिनेंशियल नहीं दे सकते। ये तो हकीकतें हैं और हमें इनको मानना पड़ेगा। जैसे भी है, कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। राइट, आगा इकरार हारून साहब, मैं ज़रा सुहेल इकबाल भट्टी साहब से ये जान लूँ। भट्टी साहब, सार्केज़म अपनी जगह हम ज़रूर करें, लेकिन एक फैक्ट, एक रियलिटी, अमेरिका इज़ अ सुपर पावर। अमरीकी सदर का फ़ोन, अमरीकी सदर का ख़त, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी तो डिपेंडेंसी और कर्ज़े और मामलात और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आपको वो बहुत बड़े विविडली याद होंगे वो मोमेंट्स जब ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के सदर थे, उन्होंने भारत का दौरा किया था, और क्या क्या तैयारियां कितने हफ्तों तक जारी रही थी उनके दौरे से पहले, किस तरह उनको एयरपोर्ट से लेके जाना है, किस तरह लाइव टेलीकास्ट करना है, सड़क के दोनों अतराफ लोगों को रिहर्सल्स करा के खड़ा किया गया था, और फिर बिलाखिर उनको नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ी कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, वहाँ ले जाया गया था। तो ये तो भारत भी करता है। फिर भारत के वज़ीर आज़म मोदी हों तो वो क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं अटेंशन सीख करने के लिए, जो भी अमरीकी सदर हो उसकी। तो क्या पाकिस्तान, हम इसको सरकाज़म में ही ले लें सारी बात को कि जी ओ जी बड़ा क्या हम जश्न मना रहे हैं, ख़त आ गया, या इट्स अ पॉजिटिव थिंग, और आलमी ताकतों के साथ आपके बेहतर ताल्लुकात, साथ मिलकर चलने का आज़म, ये होना अच्छी और पॉजिटिव बात है, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये, जब ये आप इनवाइट करते हैं साराना साहब को और फिर आप सबका तारुफ कराते हैं, साथ मेरा भी तारुफ कराते हैं, साथ आप सीनियर जर्नलिस्ट कह देते हैं, सीनियर तज़किरकार कह देते हैं, तो उनके सामने एक तिफले मकतब हम बैठे होते हैं साराना साहब के मोस्ट सीनियर एनालिस्ट की मौजूदगी में,
और उसके साथ भी जब राना साहब के जज्बात, दिल के जज्बात जोश के साथ इस तरह सामने आ रहे हों, तो वो फिर बड़े मुश्किल हो जाता है सूरत हाल को डिफाइन करना। लेकिन हमने सूरत हाल को डिफाइन कर लिया। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो राना साहब ने बयान किया है, शायद 24 करोड़ आवाम की अगर हम बात करें, शायद दिल के जज्बात सभी के ऐसे ही हों, लेकिन मसला ये है कि मुल्क के मामलात और रियासतों के मामलात यूं जज्बात से नहीं चले जा सकते। एक आइडियल सिचुएशन को आप फील ज़रूर करते हैं, एक आइडियल सिचुएशन कायम करने की आप ख्वाहिश भी ज़रूर रखते होंगे, लेकिन जो रियासत के और मुल्कों के मामलात हैं वो थोड़े से रियलिस्टिक और होके चलते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चलते हैं। और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? वो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क जो एक है एटमी पावर, लेकिन वेंटिलेटर पर मौजूद है, और वेंटिलेटर जिसके पास मौजूद है और वेंटिलेटर का हैंडल जिसके पास है, वो जब चाहे आपके ऑक्सीजन कम कर दे, ऑक्सीजन बढ़ा दे, तो उससे आप कैसे उन दिल के जज्बात को मद्देनजर रख के उसको आप ट्रीट कर सकते हैं? आप नहीं ट्रीट कर सकते। एक फैक्ट है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के वो मुस्लिम ममालिक जो पाकिस्तान के मुकाबले में 11 गुना बल्कि उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा मुआशी तौर पर मजबूत होंगे, लेकिन वो इस आइडियल सिचुएशन के अंदर नहीं जा सकते जिसकी राना साहब जिसकी निशानदही कर रहे थे। अब एक हकीकत है, एक मजबूरी है जिसके अंदर आपने चलना है, और एक तवील सफ़र है एक पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का, अनफॉर्चुनेटली, जो हम सब भुगत रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब इसका दूसरा पहलू जो है वो ये, उसका दूसरा पहलू ये है कि वो कौन से ऐसे हक़ाइक़ है जिसकी वजह से उस खत की वजह, उस खत को इम्पोर्टेंस दी गई। यस, उस खत की एक इम्पोर्टेंस है। जिस अज़्म का इजहार किया है, बिलखुसूस जब साइफर का मामला आया, जिस तरीके से अमेरिका को हमने एक्सपोज किया, टारगेट किया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि नहीं, तो मेरी अपनी हुकूमत सारी लिपेटी जा चुकी है, हम कुछ नहीं है। फिर हमने लॉबिंग फर्म वहाँ पे हायर की। उसी अमेरिका के अंदर जो IMF मौजूद है, जिसको वो लीड करते हैं, उसको हमने खत लिखा। उसकी अमेरिका की एक अहमियत थी जिसकी वजह से हमने उनको खत लिखा कि इस गवर्नमेंट को, शहबाज गवर्नमेंट को, IMF का प्रोग्राम जो है फिल वक्त आप डिले करें, पहले इंतखाबी धांधलियों करें, क्योंकि हमें एक उम्मीद थी कि अमेरिका इसके अंदर एक इन्फ्लुएंस कर सकता है, इतनी एक बड़ी पावर है। अल्दो उन्होंने नहीं किया। उस सारे सिनेरियो के बावजूद वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किए, वहाँ पे हमने डोनाल्ड लू की पेशी भी करवा दी, उसको पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने उसका लाइव उसकी ब्रीफिंग भी सुन ली। एक हकीकत थी ना। अब ये एक हकीकत है कि उस इम्पोर्टेंस रखने वाले मुल्क का सदर का जब खत आया है, उस खत की एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। उस वक्त जब पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हों, या पाकिस्तान IMF की जो एक किस्त लेनी है और उसके बाद IMF का प्रोग्राम लेना है, तो उसके अंदर IMF, उसके अमेरिका का एक रोल है। सूरत हाल ये है, भले हमारी महंगाई कम ना हो, चीजें सस्ती ना हो, पेट्रोल डीजल सस्ता ना हो, लेकिन अमेरिका की जो नाराजगी है, IMF प्रोग्राम डिले हो जाए और डॉलर की कदर जो है वो छलांगे लगाना शुरू कर दे, तो इस मुल्क के अंदर मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपका कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो ये एक हकीकत है। उस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए आपने उस मुल्क के साथ, उस मुल्क के सरबराह के साथ उसका जो खत आया उसको आपने वेलकम करना है, अपने लिए आपने कंसीडर करना है कि जो एक विंडो दोबारा ओपन हुई है, जो हालात, जो तल्लुकात सरमहरी का शिकार थे, वो कुछ बेहतर हुए हैं, और आपने आगे बढ़ के जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मुख्तलिफ ममालिक से आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ अपने पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, तो उसके अंदर एक इसकी एक वैल्यू है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, और इस इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रख के ही आपने आगे चलना है। बसूरत दीगर जो सूरत हाल होगी, कोई उसका अंदाजा नहीं कर सकता। तो राइट, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया सर। ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर मैं बैरिस्टर साहब का इस ख़त के हवाले से तो पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, लेकिन जो हमारा दूसरा अहम तरीन मामला मौजू है वो 6 जजेस का ख़त और उसके बाद होने वाली डेवलपमेंट्स, उस पर भी बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। बैरिस्टर शुएब साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो ज़रा अपनी राय का इजहार कर दें आप इस ख़त के हवाले से। जश्न बनता है, नहीं बनता है, किस तरह से लेना चाहिए? फिर मैं आता हूँ अपने दूसरे अहम सवाल पर, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला है। मेरे भाई, वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड। आप, यू कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिका। और IMF जिस हम चुंगल में फंस चुके हैं, उसमें अगर हमें एक लेटर आता है जिसकी वजह से हमारा IMF के साथ डील या कोई और हालात हमारे बेहतर होते हैं, दुनिया में बेहतर होते हैं, इकोनॉमिकली बेहतर होते हैं, तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हम पिछले 2, 2.5, 3 सालों से क्या कर रहे थे? हम यही चाह रहे थे ना कि हमारे किसी बड़े मुल्क के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हालत में आए। अभी अगर उन्होंने आपको लेटर लिख दी है, तो आप इसको एक प्रैग्मेटिक सिचुएशन में लेके अच्छे तरीके से इसको डील करें कि लोग आपके साथ री एंगेज करना चाहते हैं, आपके साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं। आप उनकी इम्पोर्टेंस को डिनाई तो नहीं कर सकते ना। अमेरिका की इम्पोर्टेंस को कौन बंदा A लेवल का स्टूडेंट भी उसकी इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता। तो हम जरा जज्बाती ना हो। हमारी अभी पोजीशन ऐसी है कि अगर उन्होंने हमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे दी है, तो अब हम दिमाग हमारा खराब हो जाएगा, फिर हम उसके बाद रोना शुरू हो जाते हैं कि जी हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो आप प्रैग्मेटिक होकर, रियलिस्टिक होकर देखें कि आप किस चुंगल में फंस चुके हैं
उसके मुताबिक देखें और फिर डिप्लोमेटिक हिसाब से अपने इंटरेस्ट को सामने रख के इस खत का जवाब भी दें। और ना जश्न मनाने की जरूरत है और ना इसमें वावेल्ला डालने की जरूरत है। एक मेच्योर तरीके से इसको डील करने की जरूरत है, और ताकि आपके मुल्क की जरा इकोनॉमी बेहतर हो और IMF के साथ आपकी बेहतर डील हो। राइट सर, ये तो बात आ गई। अब सर ज़रा आते हैं, ये जो 6 जजेस ने ख़त लिखा, चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात की, फिर चीफ जस्टिस साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात, फिर फुल कोर्ट इजलास, फिर एलामिया, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? एक तो पहले ये जो आवाज़ उठाई और यकजुबान होकर 6 के 6 जजेस ये बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल होता तो फिर शायद उसके साथ तो कुछ और ही अंजाम होता, लेकिन जब 6 हैं तो एक स्ट्रेंथ भी है और बड़ी एक शर्म का मुकाम है, सोचने की बात है कि कहाँ से प्रेशर है, किसका प्रेशर है, कौन मदाखलत कर रहा है मामलात में, और अगर ये मदाखलत चली आ रही है तो माजी में कितने केसेस में कितने फ़ैसले, उन पर सवालिया निशान उठते हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी प्यारी बात की है असलान तुमने कि इसको मंतकी अंजाम तक किस तरह पहुंचाएं। मैं आपको बताऊं कि शौकत सिद्दीकी, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस को भी टेक्निकल बुनियादों पे शौकत सिद्दीकी साहब के हक में फैसला किया गया कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स थी दे वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 4 10A की बात की उन्होंने कि जी फ्री ट्रायल उनको नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, जो उन्होंने एलिगेशन लगाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ी सी हैरान थी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने और फौज ने कहा था इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, किसी ने इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अब उसमें मसला क्या है? उसमें असलान मसला ये होगा कि जजेस साहब फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एक कमीशन में उनको बुला दिया जाता है, तो कमीशन में उनसे पूछा जाएगा कि जी आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, आपके ऊपर दबाव डाला गया, आपकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, तो उसकी वजह से किन केसेस में आपने कानून और आइन के मुताबिक फैसला नहीं दिया। तो सबसे पहले तो कन्फेशन बनेगा उन जजेस के ऊपर। लॉजिकल कंक्लूजन पे तो गेम जाएगी नहीं। आज जज के लिए कितना मुश्किल होगा ये कहना कि जी मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव था और ये फैसले जो मुझे कानून और आइन के मुताबिक करने थे एज पर एज माई ओथ इज कंसर्न, वो मैं नहीं कर सका। तो फिर ये इतना बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। ये वैसे स्टेटमेंट नहीं दी गई। स्टेटमेंट देना तो बड़ा इजी है इस मुल्क में, बिकॉज वी आर रन बाय हेडलाइन। हम हर वक्त हेडलाइंस के लिए पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये बात मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अगर कोई कमीशन बन गया उसमें तो कमीशन इनवाइट करेगा ना जजेस को, तो पहला सवाल क्या पूछेंगे? हाँ जी किसने दबाव डाला और उस दबाव का असर क्या हुआ? आप कह रहे हैं जी शदीद दबाव में हम काम कर रहे हैं, अब हम मजीद हम काम नहीं कर सकते या हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपने बर्दाश्त किया है, आपके ऊपर टॉर्चर हुआ है, आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है, आपकी फैमिली को हरास किया गया है, तो उसकी वजह से कितने मुकदमात में आपने वो फैसले किए जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं थे। तो ये तो कोई बंदा बात कर नहीं सकता। तो ये मैं बताऊं कि ये लेटर लिख दिया गया है, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मंतकी अंजाम तक जा सकता है या नहीं, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में। लेकिन बैरिस्टर साहब बात ये भी तो हो सकती है ना कि जो हुआ सो हुआ, माजी में ये प्रेशर्स ना आए, अब तो जो हो गया वो हो गया। वो तो एक पिंडोरा बॉक्स ही खुलने वाली बात है। आपने दुरुस्त फरमाया अगर उन सवालों में जाएंगे, लेकिन अगर ये ज़मीर जागा या तंग आ गए या जो भी मामला हुआ, उनका भाई इनफ इज़ इनफ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम नहीं लेंगे कोई भी प्रेशर, ये भी तो एक बात हो सकती है। तो इससे भी आगे के लिए इस्लाह हो जाए, मैं कहता हूँ वही बहुत है। उसमें आसान इशू ये है ना कि आगे में इस्लाह उसी वक्त होगी व्हेन यू आर गोइंग टू मेक सम पीपल अकाउंटेबल। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने हेडलाइंस क्रिएट कर ली, आपने एक लेटर लिख दिया, तो जो प्रेशर डालने वाले हैं, जिनके कहने की, जिनके प्रेशर में आपने आके कुछ जजमेंट दी हैं, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। अब इसमें इशू यही है कि एज ए देखे ना, दिस कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो कमीशन है, ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के अंदर आएगा, उस कमीशन की मैं आपको छोटी सी बात हूं, हामिद मीर कमीशन रिपोर्ट और एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट, अरशद शरीफ पटिशनर है और वकील है बैरिस्टर शुएब रजा, उन दोनों कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए हम इन्हीं जजेस के पास पिछले 3 सालों से धक्के खा रहे हैं। इन्हीं में पटिशनर कौन है? अरशद शरीफ, वकील है बैरिस्टर शुएब रजा, इन्हीं जजेस के सामने पिछले 3-4 सालों से धक्के खा रहे हैं।
कि जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसको पब्लिक कर दें। राइट। हालांकि कमीशन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि कमीशन जब रिपोर्ट बनाएगा तो उसको पब्लिक करेगा। ये कमीशन बन ही नहीं सकता अनलेस द मैटर इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो जब पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो गया, कमीशन ने रिपोर्ट बना दी और उसके बाद वो पब्लिक ही नहीं हुई, तो आपको क्या फायदा किस चीज का? किसी चीज का आपको फायदा नहीं है। तो मेरे ये भाई, जो जिसका भी आप हवाला दे रहे हैं, इसको भी पब्लिक, आप लोग 3 साल से जो आप कह रहे हैं धक्के खा रहे हैं, ना पब्लिक करने की वजह भी कोई प्रेशर होगा? कोई ऐसे तो प्रेशर है ना, मेरे पास तो बहुत सारी एविडेंस है। अरसलान खालिद, मेरे पास तो बहुत सारी एविडेंस है। एक और एविडेंस ये भी है कि अरशद शरीफ का जो 12 पिटीशन में जो इंपॉर्टेंट पिटीशन है जिसमें जुडिशल कमीशन का जिक्र है, वो फाइल ही नहीं मिल रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब इतना तो कुछ हो रहा है बैरिस्टर साहब, है ना मेरे भाई, इतना कुछ हो रहा है तो फिर अदालतें बंद कर दें, मामलात कहीं और से चलाएं, फिर इनको एज डमी क्यों रखा हुआ है कि ये जो चीजें मैं आपको एक और बात बताऊं कि 25 साल हो गए हैं किसी और जुरिस्डिक्शन में लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, और पता है कितना टैक्स देता हूं एक क्वार्टर का? 52 लाख रुपया एज ए वकील, और सोच रहे हैं कि यार किधर जाएं। हकीकत बता रहा हूं। इट्स अनफॉर्चुनेट बैरिस्टर साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा इस राना साहब की जाने बढ़ूंगा। राना साहब, ये वाकई पिंडोरा बॉक्स खुलने वाली बात है। अभी जो बात कमीशन के सामने तो जो होगी, जो कुछ जज बयान देंगे, चीफ जस्टिस साहब ने भी तो इंडिविजुअली एक एक को सुना है ना इन 6 में, उन्होंने भी तो पूछा होगा ना कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, आपको क्या करने से रोक रहा है, क्या करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो वहाँ पे भी इन्होंने कोई लबकुशाई की होगी, या ये सिर्फ कह रहे हैं कि अब आइंदा ना दें हमें प्रेशर, अब तक जो हुआ वो हुआ? नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, बतौर सहाफ़ी आप, मैं, हम इन बातों से वाकिफ़ नहीं है? तो क्या चीफ जस्टिस साहब वाकिफ़ नहीं है? क्या चीफ जस्टिस साहब, जिस मुल्क के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म हाउस भाग गया है तो बाकी क्या रह जाती है? तो चीफ जस्टिस साहब क्या इससे पहले ऑडियो वीडियो लीक्स के ऊपर नहीं बात कर चुके? क्या चीफ जस्टिस साहिबान के घर वालों की वीडियो ऑडियो लीक्स नहीं हुई? तो जब उनके घर की वीडियो ऑडियो लीक्स हुई थी तो क्या जजेस ब्रदर्स को नहीं पता था कि ये कैसे रिकॉर्ड हुई है? तो इसमें पंडोरा बॉक्स वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसमें बात यह कि पहली दफ़ा 6 जजों ने रिटर्न एक चीज़ का एतराफ़ किया है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं तो हैरान हूँ, एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ कि माजी में एक दफ़ा उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद से कहा कि मैंने आपसे मुलाकात करनी है। तो उन्होंने जवाब निकलवाया कि भाई अदालत के हुकूमत के बहुत सारे मामलात अदालतों में मेरे पास हैं, तो मेरा आपसे मिलना बनता नहीं है। मुझे नहीं समझ आई कि वज़ीर आज़म साहब ने किस लिए चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की। क्या वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता? उनकी अपनी ऑडियो लीक्स नहीं हुई, बल्कि उनके तो बड़े करीबी अजीज़ों के पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो उनको नहीं पता ये वीडियोज़ कैसे बनती हैं, ये कैसे आती हैं। तो मुझे नहीं समझ आई कि वो किस सिलसिले में मिले। ये जुडिशरी का मसला था, जुडिशरी को दरख्वास्त गई, चीफ जस्टिस को दरख्वास्त गई, इसमें हुकूमत के बीच में कहाँ से आ गई? हुकूमत तो जवाबदेह है, उसके इदारों के ऊपर इल्ज़ाम है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कमीशन बना के इस मामले को खूं खाते फेंक दिया जाएगा। और दूसरी जो बात है वो ये कि इस खत का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि इन 6 जजों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो एक तरफा फैसले दे रहे हैं और वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे। हमने उन्हें सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। ये खाली एक पहलू खाली इदारों का नहीं है, जुडिशरी का अपना भी बहुत बड़ा इसमें मसला है कि वो एक जज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने जितने फैसले दिए वो दबाव के तहत दिए और मनसूबाबंदी के तहत दिए। तो मैं अब ये समझता हूँ, अभी भट्टी साहब ने मुझे, इनकी मेहरबानी है, ये छोटे भाई हैं, अल्लाह इन्हें और कामयाबियाँ दे, बाद नसीब इन्होंने मेरे खाते इतना डाल दिया कि ये सीनियर मोस्ट हैं या यूं हैं। तो मैं तो नहीं हूँ या हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि सबसे पहले तो जुडिशरी अपना जवाब दे। चीफ जस्टिस साहब को क्या इन सारी बातों का इल्म नहीं? क्या इन जजेस ने जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से बात की थी और वो चीफ जस्टिस से मिलने गए थे तो क्या इन दो उनके इल्म में नहीं थी? तो फिर पंडोरा बॉक्स क्या है? किस चीज़ के लिए कौम को आप चक्कर दे रहे हैं?
आप एतराफ़ करें कि आपके इल्म में ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें जजेस कह रहे हैं कि ऐसे 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 हुई हैं, तो वो तो उस सारी चीज़ें एक शख्स के खिलाफ गई हैं और एक बेनिफिशरी था। बेनिफिशरी जाके उनसे मिल रहा है जिन्होंने एक शख्स के खिलाफ सारे फैसले दिए। तो मैं तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कौम को फिर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, लाल बत्ती के पीछे लगाएंगे। मैं कहता हूँ आप बनाएं लार्जर बेंच और उसकी लाइव टेलीकास्ट करें, कोई चीज़ ना छुपाएं, इन कैमरा मत करें कुछ भी। अगर आप इन कैमरा करते हैं या कमीशन बनाते हैं तो इसका मतलब ये कि आप इस मामले को मट्टी पाओ तो रोटी खाओ करना चाह रहे हैं। अगर आप इस मामले में संजीदा हैं तो आप बनाएं लार्जर बेंच और उसकी लाइव टेलीकास्ट करें। लार्जर बेंच बनाएं, उसकी लाइव टेलीकास्ट करें। अब बज़ाहिर तो ये ख़त लिखने के बाद से बहुत सारे लोगों ने कहा कि वाह जी वाह, ज़मीर ज़िंदा हैं, तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है। और अब ये 6 जजेस यकजुबान हो गए हैं, अब मज़ीद प्रेशर नहीं आएगा। अब ये वाकई कोई तब्दीली होगी, इससे अदलिया इस्लाह की तरफ जाएगी, मामलात विदाउट प्रेशर डील करेगी, या ये खूह खाते वाली बात जिस तरह से आई सामने कि ये दोबारा से मामला उसी तरह हो जाएगा और इसका कोई अंजाम नहीं निकलेगा। साराना साहब ने जो बातें की उनमें बड़ा वज़न है कि क्या ये चीज़ें ढकी छुपी हैं। ढकी छुपी कतन नहीं है, लेकिन पहली दफ़ा अमली तौर पर लिखी हुई शक्ल में इन जजेस के जानिब से सामने आई हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है जी। ब्रेक से वापस आकर आगा इकरार हारून साहब, सुहेल भट्टी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। आगा इकरार हारून साहब, आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस सारे मामले पर। आपको लगता है ये मामला किसी कंक्लूजन की जानिब बढ़ेगा या एक कमीशन बनेगा जिसमें क्या हुआ फिर उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी और कोई जान ही नहीं सकेगा कि असल मामला क्या था? I'm shy to comment on this issue कि बहुत सेंसिटिव इशू है और बैरिस्टर साहब इज द बेस्ट पर्सन जो उन्होंने कमेंट्स इसके ऊपर किए हैं। लेकिन मेरी 2 सवालात हैं इस सारे सिचुएशन से। एक बात यह है कि अगर पिछले 2 साल में देखा जाए तो इस्लामाबाद में, नहीं कि मेरा मकसद किसी को कंटेम्प्ट करना नहीं है, एक फैक्टर जो मेरे दिमाग में है वो आपसे शेयर करूं। वो ये है कि पिछले 2 साल या 2.5 साल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा फेमस रहा इस बात पे कि इमरान खान अभी घर से भी नहीं निकला होता था तो उसको जमानत मिल जाती थी, बल्कि ऐसे केसेस में जमानत मिल जाती थी जिसमें उसे जमानत मांगी भी नहीं होती थी। तो क्या फिर हम ये यकीन करें कि इमरान खान को जमानतें दिलवाने वाले भी वही लोग हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं? क्या इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान के खुद ही चाहते थे कि इमरान खान जो है वो यानी कि बचा रहे? एक तो मेरा ये सवाल है, इसका जवाब मुझे डेफिनेटली उन 6 जजेस से चाहिए, डेफिनेटली। राइट। पर मैं यानी कि आई हैव नोबडी टू आस्क देम, एज ए पाकिस्तानी मेरा ये बनता है। आप उठा के देख लें कि उन्होंने अपना ऐसे केसेस में जमानत, उसने जमानत मांगी नहीं, उसको जमानत दे दी गई है। कभी ऐसा हुआ नहीं है, वो बंदा घर से नहीं निकलता था जमानत हो जाती थी, रास्ते में जमानत हो जाती थी, गेट पे कहते थे कि आप अंदर ना आए, बड़ा रश ही है, ये जमानत पकड़े आप जाएं। तो क्या वो इंटेलिजेंस एजेंसियां करवा रही थी? क्या वो इमरान खान के लिए काम कर रही थी? एक तो सवाल मेरा ये है, उसके जवाब मैं चाहूंगा अपने दोस्तों से अगर वो देना चाहें। दूसरी बात देखें, शौकत अजीज साहब वाले केस में सारे चुप हो गए और उसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि 2 शख्स इंतहाई ताकतवर उस वक्त इमरान खान को क्राफ्ट करने में मसरूफ थे और उसके खिलाफ कोई बात किसी में करने की हैसियत नहीं थी। ठीक हो गया, तभी जजेस कहां थे पता है ना? आज ऐसे हालात हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जो वाकया जो शौकत अजीज साहब का जमाना है उसमें तो ये बात रोशन दिन की तरह याद थी कि 2 शख्स ऐसे हैं जो इमरान खान को क्राफ्ट कर रहे हैं, उसको प्लान कर रहे हैं, उसको लॉन्च कर चुके हैं, उसको कंफर्म उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़ना है। तो उसमें जो उन्होंने फेस किया, अच्छा उसके बाद वो बेचारे यानी कि एप्लीकेशंस देते रहे, मीडिया में कहते रहे कि भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है घर चलाने के लिए, मैं इवन मुझे उस वक्त केसेस भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उस शख्स का ज्यादती हुई। आज अगर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एड्रेस कर लिया है और उसको कोशिश की उसकी ज्यादती खत्म करने, रातों रात सबको यानी कि मीडिया मोहब्बत याद आ गई है अपना जुडिशरी के साथ, रातों रात सबको ये याद आ गया, ओए होए होए
ये तो बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, तो ये तो अब नहीं होनी चाहिए। ये इन दो सवालों के जवाब अरसलान भाई मेरे दोस्तों से लेकर मुझे दे दीजिए प्लीज। आपके दोनों सवाल बड़े वैलिड हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब की जानिब बढ़ूंगा। भट्टी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मैटर को, सारे मामले को, और आप क्या कहेंगे इस इशू पर? असलन साहब देखिए, दो मामला आते हैं। माजी के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट हुआ करती थी, वो पब्लिकली इसको ऑन करते थे, अप्रिशिएट करते थे, और वो कहते थे कि मेरे इल्म में है कि मैं बात करता हूँ, जो मेरी टेलीफोन कॉल होती है, एक इदारा है वो उसको टेप करता है, और करना चाहिए, क्यों ना उनको करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, उनको सब पे नजर रखनी चाहिए। तो एक टाइम के अंदर जब एक प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज को प्रमोट कर रहा हो, अप्रिशिएट कर रहा हो, तो इसका मतलब है कोई कल्चर वहां पर था, और प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव की एक परमिशन से या उनकी कॉन्सर्ट के साथ ये चीजें चलती हैं। तो एक तो हमें इस पहलू को भी, इस चीज को मद्देनजर रखना होगा। दूसरी बात ये है, जो इन 6 जजेस ने जो खत में तहरीरी तौर पर बात की है, जिसके बाद अब ये कमीशन बनने जा रहा है, इससे कहीं ज्यादा संगीन इल्जामात और कहीं सॉलिड जो जस्टिफिकेशन थी वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की थी। वो वक्त था कि उस वक्त भी इसी पैशन के साथ, इसी तरीके के साथ चीजों को टेकअप करना चाहिए था, लेकिन वक्त की जरूरत नहीं थी, चीजों को टेकअप नहीं किया गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो सारी शिकायत है ना, जो अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे, इसके दो रीजन हो सकती हैं, लेकिन अभी वो शायद आगे कमीशन जाकर उनको एक्सप्लोर भी करे। बुनियादी तौर के ऊपर जहां कहीं से किसी का दबाव आता है या नहीं आता, उस दबाव से पहले जिनके ऊपर दबाव डाला जाता है, वो जो जजेस साहबान है हमारे हाई कोर्ट के, उनके जो अपॉइंटमेंट का तरीकेकार है, अगर हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर हमने अपनी हायर जुडिशरी के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी हायर जुडिशरी के अंदर जो इंडक्शन का तरीकेकार है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। जिस तरीके के साथ हमारी हायर जुडिशरी के अंदर जजी साहबान की मुख्तलिफ पोलिटिकल बेसिस पे और मुख्तलिफ बैकिंग के जरिए से उनकी इंडक्शन होती है, तो वहां से पहले दिन से ये बात यहाँ होती है, वो शायद किसी एक वक्त के अंदर किसी एक को बात सूट कर रही होगी, वो लाइजॉन जिस तरफ से वो इंडक्ट हो रहे होते हैं उस डायरेक्शन में चीज को लेके चलेंगे। दूसरा उसका डिसएडवांटेज में होता है, उसका उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। वो फिर वक्त गुजरता है, दूसरी साइड बेनिफिशियरी होती है, और साइड ए जो है ना वो उसके डिसएडवांटेज फेस कर रही होती है। तो हमारा जो वो इनिशियल तरीकेकार है उसको तब्दील करने की जरूरत है। तो ये जो प्रेशर फैक्टर है ये वैसे ही मेरे ख्याल में बहुत मिनिमाइज या खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारी हायर जुडिशरी के अंदर बहुत से ऐसे माजी की भी एग्जांपल्स हैं, जुल्फिकार भुट्टो से ऑनवर्ड लेके चीजें अब हमारी अनफोल्ड हो रही हैं और विजिट हो रही है, लेकिन सालों के बाद एक लीडर के खिलाफ केस आता है, पनामा का कामा पे उसको फारिग कर दिया गया, बाद में करप्शन केसेस बने, वो सालों बाद खत्म हो गए, तो एक मॉनिटरिंग जज बन जाता है, ऑर्डर किए जाते हैं, व्हाट्सएप पे चीजें हो रही हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं खराबी मौजूद है, और उस खराबी के अंदर जो भी हुकूमत वक्त होती है, एक साइड होती है जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी बैकिंग के साथ नीचे इदारे वो चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर हमने इस्लाह करनी है तो हम एक पार्शली नहीं कर सकते, हमें फिर ओवरऑल तमाम सियासतदानों को भी अपने पॉलिटिकल थॉट्स की, अपनी पॉलिटिकल विजडम की इस्लाह करनी होगी। उनको भी चीज़ों को बड़े सिस्टमेटिकली और रूल्स के मुताबिक और कानून के मुताबिक चलाना होगा, शफाफियत के साथ, थोड़ा बड़ा दिल करके, और फिर नीचे तमाम इदारों के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर हम पार्शली किसी एक जगह पे जाके करेक्शन करेंगे तो शायद ना हो पाए, क्योंकि उसकी खराबी की इंटरलिंक है, वो खराबी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ चीजों के साथ। तो हमें फिर ओवरऑल सिस्टम को देखना होगा, ओवरऑल अपनी अप्रोच को देखना होगा। आगा साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी आगा साहब। देखिए, आपने बहुत एकेडमिक किस्म का मुझे जवाब दिया है, मैंने बड़ा फिक्स किस्म का आपको दो सवाल किए। एक सवाल ये किया है कि वो शख्स घर से निकलता नहीं था, उसको जमानत मिल जाती थी, और वो गेट पे आता था, वो कहते थे आप अंदर भी ना आए, तकलीफ होगी आपको, ये जमानत पकड़े। राइट सर, वो सवाल एक पहली, और दूसरी बात भट्टी साहब ने तो नहीं जवाब दिया ना, मैंने तो कहा आप जब कह रहे हैं मेरे दोस्त जवाब दे सकते तो आप ये भूल गए हैं कि उस जमाने में एग्जीक्यूटिव नवाज शरीफ। अच्छा आगा साहब, जवाब भट्टी साहब कुछ दे रहे हैं, वो सवाल पता है सर, वो प्रेशर कर रहे थे शौकत अजीज के ऊपर। ठीक है सर। जी भट्टी साहब, मैं ये हम्बल सबमिशन कर रहा था कि जो सर के सवालों पर प्रॉपर एड्रेस नहीं हुआ, इसार राना साहब के पास बेहतर अल्फाज का जखीरा है, वोकैबुलरी अच्छी है, अंदाज भी बेहतर है, वो इन सवालों पर अच्छा एड्रेस करेंगे। वक्त अनफॉर्चुनेटली महदूद है, लेकिन चले मैं राना साहब क्विकली इस पे एक दो जुमले सिर्फ कह दें, मैंने बैरिस्टर साहब से एक और चीज़ पर जवाब दिया। देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि इमरान खान को घर से निकलते हुए मिल जाती थी या नवाज शरीफ साहब को लंदन बैठे हुए जमानत मिल जाती थी। हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। असल चीज़ ये कि जुडिशरी गलत कर रही थी, जुडिशरी गलत कर रही है।
जुडिशरी मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू हो जाए और आज तक दबाव में काम कर रही है। बड़ा बेहतरीन जवाब मेरे ख्याल से राना साहब आपने दे दिया है। जब आपने कह दिया गलत कर रही थी और गलत कर रही है तो दिस सेज इट ऑल। मेरे ख्याल से आगा साहब को अब कोई जवाब मिल गया है वो जो लेना चाह रहे थे। ऐसा थोड़ी है कि वो राना साहब डिफेंड करेंगे इमरान खान को या पीटीआई की बात को राना साहब डिफेंड करेंगे। राना साहब तो वही बात करेंगे जो दुरुस्त है, तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं है। तब भी गलत था, अब भी गलत है। बैरिस्टर साहब मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी इसका जिम्मेदार है। अरसलान, इमरान खान भी जिम्मेदार है। इमरान खान ने जब ये कहा था कि एजेंसियों का तो काम है ये करना, तो फिर उसने क्लीन चिट दे दी थी। तो आज वो किस बात के ऊपर ये एहतजाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल इमरान खान भी कोई दूध का धुला तो नहीं। बिल्कुल आगा साहब मस्ट बी सेटिस्फाइड नाउ, मुतमईन होंगे। बिल्कुल यही जवाब था और मुतमईन होंगे। मैं बैरिस्टर साहब से बाकी मेहमानों से टाइम की कमी की वजह से अनफॉर्चुनेटली शायद इसका जवाब ना ले सकूँ। बैरिस्टर साहब से जान लेता हूँ, मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 ये हो क्या रहा है सर? पहले वज़ीर आज़म, फिर वज़ीर ख़जाना, अब वज़ीर ख़ारजा, किधर किधर टॉस करना है इन्होंने इसको? चाहते क्या है ये? और क्या मजबूरी है कि इतने अगर लाडले हैं इसहाक़ साहब तो दें ना वज़ारत ख़जाना उनको। तजर्बा उनके पास है, मुश्तरका मफादात कौंसिल उनको देनी है, लेकिन वज़ारत ख़जाना नहीं दे सकते। गवर्नमेंट किसी और के पास है। हम सब झूठ बोल रहे हैं। हम सब जो है ना अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें तो सीख दे कि हम सच बोल सकते। जो लोग इस मुल्क में हुकूमत को एंजॉय कर रहे हैं वो हर तरफ एंजॉय कर रहे हैं। वो एग्जेक्टिव में भी एंजॉय कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी एंजॉय कर रहे हैं, जुडिशरी भी उनके हाथों में है और सिर्फ इस मुल्क की अवाम उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये जब उनको हुक्म दिया जाता है, आपके ख्याल में ये डिसीजन कैबिनेट कर रहे हैं? आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं? जिनको ये भी कहा जा सकता होगा कि आप तो फार्म 47 की पैदावार है, आप ज्यादा बातें ना करें। तो वजह ये हो रही है कि हमें सच, अल्लाह हमें सच को तौफीक अता करे। इधर गवर्नमेंट किसी और के आप मुख्तलिफ पपेट्स लाए जाते हैं, उनका पपटियर कोई और है, वो ऊपर से तारे लाई जा रहे हैं, तो काम हो ही जा रहा है। जिस तरह वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह कलेक्टिव विजडम के साथ कैबिनेट चेंज करती है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट और ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पिछले 5-7 साल से ये एग्जिस्ट किया ही नहीं। इमरान खान के दौर से लेकर आज तक, वो भी देख लें, वो एक ही पेज पे होते थे, बल्कि एक ही बिस्तर पे होते। तो वजह ये हो रही है कि ये काम आज से नहीं चल रहा। इस मुल्क में सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत आ रही है, इस मुल्क में सारे डिसीजन एस्टेब्लिशमेंट आ रही है और उन्होंने वैसे ही लोगों की आंखों में दूध झोंकने के लिए, जो कि लोगों ने अब देखना शुरू कर दिया है, कुछ लोग ले आते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, जिनको वो फीड करते हैं कि आज हम इसको इस्तेमाल करना है, आज इसको इस्तेमाल करना है। ये कोई भी प्रोसेस इस किस्म के एटीट्यूड के साथ एक आप किराने की दुकान नहीं चला सकते। जिस तरह आजकल गवर्नमेंट चल, उनका कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको वो जो कहते हैं वो करते हैं और उनकी स्वाबदीदी उसको भी अल्लाह तौफीक दे कि उनकी भी स्वाबदीद ऐसी है कि वो भी किसी इगोइस्टिक माइंड के साथ फैसले करेगा। इस मुल्क के ऊपर किसी को तरस नहीं आ रहा, इस मुल्क के लोगों के ऊपर किसी को तरस नहीं आ रहा और लोग किस कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट। राइट सर, बैरिस्टर साहब पॉइंट आ गया आपका। मैं चारों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।